हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस चैप्टर में और आज की इस वीडियो में हम उष्मा के बारे में जानेंगे। और ये जो चैप्टर है वो 3 चैप्टर है बेसिकली। इसमें 4 चैप्टर दिया है, बट एक्चुअल में क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसमें थर्ड जो चैप्टर है उसमें उष्मा हमें पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम उष्मा के बारे में जानेंगे। उष्मा को कैसे हम मापते हैं, कैसे इसका स्थानांतरण होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें उष्मा की, तो हम कैसे पहचान करते हैं कि जो वस्तु है वो उसमें उष्मा है कि नहीं, मीन्स वो गर्म है कि नहीं, ठंडा है या फिर गर्म है, ये हम कैसे पहचानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज़ गर्म होती है ठंडा होती है तो हम या तो हम उसको टेस्ट करके पता करते हैं, मीन्स कि अगर हम उसको खाते, जैसे आइसक्रीम हो गया, तो ऐसे तो हम हाथ में लेंगे तभी भी वो ठंडा महसूस होगा, अगर हम खाएंगे तभी भी हमारे मुंह में ठंडी ठंडी महसूस होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बर्फ है, जो आइसक्रीम है, वो क्या है, ठंडी है। तो इस तरीके से इसमें क्या है, उष्मा कम है। वहीं अगर हम बात करें चाय के प्याले की, तो उसमें अगर हम बात करें चाय की प्याले की, तो चाय की प्याले जो होती है उसमें जो रखी जो चम्मच होती है, अगर हम बात करें तो जो चाय की प्याली में जो रखी चम्मच होती है, कि चूंकि चाय जो होता है वो गर्म होता है और उसमें अगर रखी चम्मच है तो वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वहीं हम बात करें फलों के रस का, तो जो फल का रस होता है वो क्या होता है, वो ठंडा होता है। जब हम हाथ से छूते हैं तब क्या पता चलता है, ठंडा महसूस होता है। तो वो क्या होता है, शीतल होता है। नेक्स्ट है तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी क्या होती है। तो अगर हम तलने के लिए रखते हैं कोई वस्तु को, तो वो क्या होता है, वो उष्मा निकलता है, उष्मा से क्या उस बर्तन को उष्मा जो होता है गर्म कर देता है, और उससे क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम ठंडे और गर्म चीज़ों का पहचान करते हैं। तो हम उसको टच कर सकते हैं, ज़्यादा कोई चीज़ गर्म हो तो हम कभी कभी टच करते हैं तो क्या होता है, जल भी जाता है हाथ। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी वस्तु है वो ठंडी है, कौन सी वस्तु जो होती है वो गर्म होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो कोई कोई ऐसा भी चीज होता है जो कि हम स्पर्श अगर हम करें, जैसे हम छूते हैं, तो हम पूरी तरीके से उस पर विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु अगर गर्म भी होती है तभी भी हमें ठंडा महसूस होता है, जिसको हम आगे अब जानेंगे। तो हम बात करें कि वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपने स्पर्श इंद्रियों पर तो विश्वास नहीं कर सकते, मीन्स कि उसको छू कर तो नहीं पहचान कर सकते, इस पे 100% तो भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी कभी क्या होती है, धोखा दे सकती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 3 बर्तन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3, ये पे क्या है, 3 पात्र है, 3 बर्तन है। इसमें क्या है, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है, और एक में गर्म और ठंडा पानी मिलाकर है। अगर हम एक, चाहे वो बाएं हाथ हो या दाहिने हाथ हो, मीन्स या लेफ्ट हैंड हो या फिर राइट हैंड हो, हम किसी एक को ठंडे पानी में डालते हैं, किसी एक को गर्म पानी में डालते हैं, और फिर उसको निकाल कर कुछ देर बाद फिर हम जो ठंडा गर्म पानी है उसमें डालते हैं, तो हम क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है कि गर्म है कि ठंडा है। तो इससे क्या होता है कि हम 100% नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो, हम छू कर किसी वस्तु को पता कर सकते हैं कि उसमें वो गर्म है या फिर नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए जो विश्वसनीय माप होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, और ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति होती है वो तापमापी होती है, जिसको इंग्लिश में थर्मामीटर भी कहते हैं। तो इस तरीके से यह एक विश्वसनीय है, मीन्स जितना ताप रहेगा, जितना उष्णता रहेगी, जितना ऊष्मा रहेगा उस वस्तु में, वो उसको माप देगा। ऐसे हमें पता नहीं चलेगा, हाथ से स्पर्श करके हम नहीं पता लगा सकते कि वो कितना ठंडा है कितना गर्म है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है तापमापन, की कैसे हम मापते हैं। तो क्या होता है कि जब कभी आपको या फिर आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ता है, तो क्या होता है, टेम्परेचर जो ताप होता है उसको थर्मामीटर से मापा जाता था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के माप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, मीन्स कि वो शरीर के तापमान के लिए ही बनाया गया, उसको मापने के लिए ही बनाया गया है। किसी थर्मामीटर को अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो थर्मामीटर है इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से ये थर्मामीटर दिखता है।
यहाँ पे कुछ नंबरिंग दिया रहता है। यहाँ पे ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है। दो तरीका से इसमें मापता है। जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो जो डक्टर थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है कि एक लंबी बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली लगी होती है, ठीक है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। वो बल्ब के बाहर नली से में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यहाँ पे जो है वो क्या किया जाता है, उसमें पारा भरा रहता है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगी। तो ये हम सबने देखा ही है कि उसमें जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है लगभग सबके घर में होता है। वो जब बुखार लगा रहता है तो उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नंबरिंग दिया रहता है। ऊपर सेल्सियस में है, नीचे फ़ारेनहाइट में है। इसमें क्या होता है, एक पारा भरा होता है जो कि हम देख भी सकते हैं उसको। थर्मामीटर पर इसमें स्केल भी दिखाई देता है। उपयोग की जाने वाली प्रक्रम जो मापक्रम जो होता है सेल्सियस स्केल है, जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि बताया कि इसमें जो सी होता है वो सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के ताप ही माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही हम माप सकते हैं टेम्परेचर को। नेक्स्ट है कि थर्मामीटर जो है उससे हम कैसे ताप को मापेंगे। इसको मापने के लिए थर्मामीटर से ताप को मापने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक जो होता है उसके बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करेंगे। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट करेंगे। फिर जैसे कि मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच का 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का मान कितना हो जाएगा, 1/5 डिग्री सेल्सियस मीन्स कि 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धोएंगे ताकि उसका जो तापमान है वो सामान्य हो जाए, और इससे क्या हो कि अच्छे से क्या हो कि वो बॉडी का टेम्परेचर माप सके। और उसके अलावा भी एक और चीज़ क्या होता है कि अगर हम धोते हैं तो जो भी उसमें रोग जो भी वायरस फैलने का या फिर कोई भी कीटाणु फैलने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, कोई भी रोग नहीं होगा। मीन्स कि साफ हाइजीन के लिए, साफ सफाई के लिए हम उसको धो देते हैं। धोने के लिए किसी पुती रोधी जो होता है उनसे रोगाणुरोधक जो होता है घोल, उसका प्रयोग करना सुरक्षित रहता है, जिससे वो पूरी तरीके से साफ हो जाए और हाइजीनिक रहे, ठीक है। अब इसे अपने हाथ से में कस कर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोटिस कीजिए। यह अपने शरीर का यह जो है वो आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसे के मात्रक से सेल्सियस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें क्या होता है, उसमें 35 से लेकर 42 तक डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं। तो अगर शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री है और उसमें 38, 39, 40 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उसका तापमान, बॉडी का तापमान बढ़ा हुआ है, फीवर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करते हैं और उसका यूज करके क्या करते हैं, शरीर का तापमान माप सकते हैं। तो यहाँ पे है कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियाँ हैं। पहले तो है कि थर्मामीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पुतिरोधी एंटीसेप्टिक जो होता है उसका घोल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का जो तल है वो 35 से नीचे जाए, ताकि एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट हमें मिल सके, बॉडी का तापमान एक्यूरेट पता चल सके। नेक्स्ट है कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें एक्यूरेट पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम टेढ़ा करेंगे, ठीक है, चाहे किसी डिग्री पे हम उसको देखेंगे तो क्या होगा कि हमें एक्यूरेट नहीं दिखाई देगा। 35 की जगह 36 दिखाएगा, 36 की जगह 37 दिखाएगा, इस तरीके से दिखाएगा। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय
इससे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, जो ये बल्ब होता है उससे नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो खराब होने का डर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो तापमान को हम माप सकते हैं। कैसे, तो डॉक्टरी थर्मामीटर की हेल्प से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको हम माप सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का शुद्ध सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत माप है। तो ये जो होता है हर व्यक्ति में जो तापमान होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रह सकता है। अगर कोई किसी का इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर हो या फिर कोई थोड़ा वीक हो पहले से ही, तो उसका बॉडी थोड़ा सा हल्का गर्म रहता है या फिर हल्का थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अगर ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है, फीवर है। नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी उपयोग मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने से बचाइए, ऐसे करने से यह टूट सकता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका उपयोग सिर्फ बनाया ही इसलिए गया है ताकि बॉडी का तापमान वो माप सके। अगर हम उसको धूप में रख दे, आग के पास रख कर देखें कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो वो नहीं माप सकता है, वो टूटने का उसका डर रहता है। डॉक्टरी थर्मामीटर मीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री से कम अथवा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर जो है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसी के बीच में मानव शरीर का जो है तापमान रहेगा। अगर बहुत अधिक हो तो 41-42 जाएगा, उतना जाना मतलब कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगा किसी का, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि मानव शरीर का जो है तापमान वो 35, 36, 37 इसके आसपास रहता है। 35 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 37 हो गया, 38 हो गया, इतना रह सकता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला तापमापी। तो जैसे कि हमने अभी जो डिस्कस किया वो क्या किया, डॉक्टरी तापमापी का, जिसमें हमने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, वो उसको मापने के लिए हमने प्रयोग किया था। अब एक होता है प्रयोगशाला तापमापी, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में कर सकते हैं। प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसका जो परिसर होता है वो प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर था उसमें क्या था, 35 से 42 तक, उससे ज्यादा नहीं था। इसमें क्या है, इसमें 10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसमें क्या होगा कि ये -10 से लेकर, 10 से नहीं, -10 से लेकर फिर 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रह सकता है। इसका जो है मतलब हम उसको माप सकते हैं ना तापमान को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी है, इसका इमेज यहाँ पे कुछ इस तरीका से दिया हुआ है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमान का तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तापमापी का प्रयोग करते हैं। ये जो प्रयोगशाला तापमापी है वो प्रयोगशाला में हम कुछ चीज़ों को चेक करने के लिए, किसी चीज़ को, किसी वस्तु का टेम्परेचर मापने के लिए हम करते हैं इसका प्रयोग, प्रयोगशाला तापमापी का। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी जो होता है उसका उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी चाहिए। मतलब कि जो प्रयोगशाला तापमापी जो होता है उसका उपयोग करते समय जो हमने डॉक्टरी थर्मामीटर के टाइम पे सावधानी लिया कि उसको धोकर साफ करना चाहिए, उसको सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर ही मापना चाहिए, ज़्यादा हम धूप में नहीं रख सकते हैं। और साथ ही इसको साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए और सामने देखना चाहिए, ना कि किसी एंगल पे उसको, उसका जब हम माप कर रहे हो तो देखना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इस सब चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जिसका ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखनी चाहिए, तिरछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। दूसरा है कि तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि जो तापमापी है, प्रयोगशाला तापमापी, उसका जो
बल्ब होता है वो चारों तरफ से उस पदार्थ से घिरनी चाहिए जो कि जिसका ताप हमें मापना है, तभी एक्यूरेट तापमान हमें उसका मिल पाएगा, नहीं तो हमें एक्यूरेट तापमान उसका नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग-अलग तापमान, अलग-अलग वस्तु के ताप को मापने के लिए अलग-अलग जो तापमापी होता है वो अलग-अलग होता है, ठीक है? वो एक जैसा ही नहीं रहता है, अलग-अलग तापमान के लिए अलग-अलग डिज़ाइन किया गया रहता है तापमापी को। और जैसे हमने प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पढ़ा, थर्मामीटर तापमापी के बारे में पढ़ा, एक होता है न्यूनतम उच्चतम तापमापी। तो इस तरीके से अलग-अलग तापमान को मापने के लिए हम अलग-अलग तापमापी का उपयोग करते हैं। तापमापी में एक चीज़ होता है पारा, जिसका हमने डिस्कस किया था कि उसमें पारा भी होता है। ये जो पारा होता है उसके प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएँ होती है। क्यों? क्योंकि पारा जो होता है एक विषाक्त पदार्थ होता है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। तो पहले जो तापमापी आता था जिसमें क्या होता था वो डिजिटल नहीं होता था, मैनुअल होता था। मैनुअल बोल रहे वो जो होता था एनालॉग टाइप का होता था। उसमें क्या होता था हमको खुद से देखना पड़ता था कि कितना है, हमें एक्यूरेट उसमें रिजल्ट पता नहीं चल पाता था क्योंकि हम उसको देख सकते हैं खुद से। अगर हम उसका थोड़ा भी एंगल चेंज करें देखने का तो हमें क्या होगा, एक्यूरेट उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब जो औषधि थी उसमें क्या खराबी था कि उसमें पारा का प्रयोग होता था। पारा जो होता है बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। अगर हम उसका उपयोग करें और टूट गया वो जो भी तापमापी है वो टूट जाए तो जो पारा है वो फैल सकता है और हमारे को हानि पहुंचा सकता है बहुत ही गंदे तरीके से। तो इसलिए जो अब जो नया में जो तापमापी आ रहा है वो डिजिटल थर्मामीटर आ रहा है, तापमापी आ रहा है, जिसमें क्या होता है पारे का उपयोग नहीं होता। और उसमें एक और चीज़ होता है कि उसमें एक्यूरेट रिजल्ट बता देता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 बता देगा, उसमें लिखा रहेगा, हमको ध्यान से उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, हम जानते ही हैं। इसका कारण है ज्वाला ऊष्मा से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा देते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा आखिर क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है और ठंडी से इसमें क्या हो रहा है कि जो ऊष्मा है वो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है। वास्तव में ऊष्मा जो होती है सदैव गर्म वस्तु से उपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो अगर हम बात करें ऊष्मा स्थानांतरण का तो ऊष्मा क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है, ऊष्मा जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरित बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गर्म वस्तु होती है ऊष्मा जो होती है वो गर्म वस्तु से क्या होती है ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, प्रवाहित होती है और इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई ज्वाला से किसी बर्तन को ज्वाला पे रखते हैं, ठीक है, आग जलाकर उस पर अगर हम क्या करें कि कोई बर्तन को रखते तो क्या होगा, बर्तन पहले क्या था, ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो मीन्स कि उसमें क्या हो गया, उस बर्तन में जो आग में जो ऊष्मा है वो उस बर्तन में उसका स्थानांतरण हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम उस बर्तन को फिर रख दे तो क्या होगा कि हवा रहता है, हवा क्या होता है, ठंडा होता है और उससे क्या होगा कि जो वस्तु में जो क्या होगा कि जो वस्तु में जो ऊष्मा था, वस्तु जो गर्म था, तो वो क्या होगा, धीरे 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 वो ठंडा होने लगेगा, उसका स्थानांतरण वायु में हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ऊष्मा जो होती है वो स्थानांतरित होती है। एक मिनट।
जानेंगे कि चालक और कुचालक क्या होता है। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे क्या है, वो चालक है, ऊष्मा का चालक है। इसलिए क्या होता है कि हम जब बर्तन बनाते हैं तो या तो एल्युमिनियम या फिर आयरन या फिर कॉपर का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हम स्टील बर्तन का भी यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो पदार्थों का। उसके अलावा जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये क्या है, ये कुचालक होता है। इसको हम ऊष्मारोधी भी कहते हैं। इसका कहाँ पर प्रयोग होता है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि रबर भी हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जो कुकर होता है उसमें जो पकड़ने वाला चीज होता है वो किस चीज से बना होता है, तो वो रबर से बना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा हाथ नहीं जलता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ये सारे क्या है, ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका मतलब कि वो अपने से होकर ऊष्मा को स्थानांतरित प्रवाहित होने नहीं देते हैं। जब हम जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का जो जल होता है वो ठंडा होने लगता है और उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठते जाता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा गर्म जल जो है वो गर्म ना हो जाए। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन करते हैं। हमने कभी कभी देखा भी होगा कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो उबलने लगता है। तो ये क्या होता है, ये कब होता है, जैसे कि क्या होता है इसमें कि जो अगर हम उष्मा को गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं गर्म जल को, आग जलाकर, तो उससे क्या होगा कि जो जो गर्म जल हो जाएगा ऊपर उठने लगेगा और जो ठंडा जल होगा वो नीचे आ जाएगा, और ताकि वो फिर से जल सके, गर्म हो सके, और इस तरीके से वो खौलने लगता है, चाहे वो दूध हो चाहे वो क्या हो, वो जल हो। और इससे क्या होता है कि सारा जो जल होता है वो गर्म हो जाता है, और इस विधि को क्या कहा जाता है, संवहन कहा जाता है। अगर हम बात करें तो वायु में क्या होता है, वायु में भी क्या होता है, उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो भी संवहन द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है कि मानते हैं कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि जो गर्म वायु होता है, क्योंकि गर्मी के दिन में उष्मा बहुत ज्यादा रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है जिससे उष्मा बहुत ज्यादा होता है। जिससे क्या होता है कि जो गर्म वायु होता है वो जब वायु होता है वो गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, और जो ठंडा वायु होता है वो नीचे आ जाता है, आसपास का जो भी ठंडा वायु होता है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से वायु में क्या होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो भी सामान द्वारा होता है, जैसे कि जल में होता है। ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ जो होता है वो गर्मी अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की जो वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती हो, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की ओर जैसी वायु गर्म नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये मोमबत्ती है, इसके इसके साइड में ये जो है एक है, हाथ है, और एक ऊपर इसके हाथ रखा गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा गर्म किस हाथ में लगेगा, तो ऊपर वाले हाथ में लगेगा, क्योंकि जितनी भी गर्म वायु है वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, और ये आसपास की जो ठंडी वायु है वो इसके पास जा रही है ताकि ये भी गर्म होकर ऊपर जा सके। तो इसीलिए जो साइड में हाथ है उसमें ठंडा मतलब गर्म नहीं लगता है, और जो ऊपर जो वायु हाथ रहती है उसमें ठंडा लगता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जो धरती या फिर थल होता है जल की अपेक्षा शीघ्र ही गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए जो समुद्र की जो ठंडी हवा होती है वो वो क्या होती है, वायु स्थल की ओर बहती है। जो भी ठंडी वायु होती है वो स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। तटीय समीर, समुद्र समीर को
कि ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल जो होता है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उष्मा का स्थानांतरण होता है। अगर मान लेते हैं कि आसपास की वायु जो है वो गर्म हो जा रही है, तो उसके उसके आसपास की जितनी वायु होगी जो ठंडी, वो भी आ जाएगी और फिर वो गर्म होकर फिर वो ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से उष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे कि हम यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे घर है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे जो वायु है वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है। गर्म होकर ये ऊपर उठती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो समुद्र की तरफ जो ठंडी वायु रहती है वो इधर घर के पास आती है, घर के और फिर उसके बाद गर्म होकर ऊपर चल जाती है। रात्रि के समय, ये दिन के समय होता है, ये रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय जो वायु होती है समुद्र की तरफ, वो बहुत धीरे ठंडी होती है, जिससे क्या होता है, और इधर की जो वायु होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे उल्टा प्रोसेस हो जाता है। वायु यहाँ पे जो घर है उसके तरफ की जो वायु है वो समुद्र की तरफ जाती है, और इसको क्या कहा जाता है, खल समीर इसको कहा जाता है, और इस परिघटना को दर्शाता है। जैसे कि हमने ये इमेज देखा, जो भी चित्र देखा, ये क्या है, पूरा परिघटना को दर्शा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म है, फिर यहाँ से ठंडा वायु निकल रहा है, फिर यहाँ पे गर्म है तो यहाँ से फिर ये ठंडा वायु यहाँ पे आ रहा है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम एक गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक उष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन प्रक्रमों में उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं, जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, जिसे क्या कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु और जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी जो हीटर होता है तापक के सामने बैठते हैं तो हमें इस प्रक्रम द्वारा उष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ उष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित कर देता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को उष्मा कर देता है और उससे उष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में उष्मा विकिरित करते हैं। जब ये उष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परागत हो जाता है। उष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ता जाता है। धूप में बाहर जो होता है वो जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी माध्यम ना हो उष्मा का स्थानांतरण होने के लिए, उष्मा का स्थानांतरण के लिए क्या होता है, वायु में भी उष्मा स्थानांतरण हो सकता है। तो सूर्य और जो हमारा पृथ्वी है उसके बीच में तो कोई वायु नहीं है, तो फिर कैसे आता है यहाँ पे धूप कैसे आ जाता है, हमें उष्मा का एहसास क्यों होता है, तो वो विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमें धूप में बाहर जाते समय छाते का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसका अगर हम बात करें तो उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहला तो इसका यही रीजन हो जाएगा कि विकिरण से बचाता है इसको। जब छाता सूर्य की सीधी किरणों को हमारे शरीर तक पहुंचने से ये क्या करता है, रोकता है। साथ ही इससे हमें गर्मी कम लगती है और त्वचा भी जो होती है वो क्या होता है, त्वचा जो होता है वो क्या होने लगता है, झुलसने लगता है जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उससे बचाव लगता है। साथ ही इससे क्या होता है कि छाया का निर्माण होता है। छाता के नीचे क्या होता है, छाया का निर्माण होता है, जिससे थोड़ा सा हमें राहत महसूस होती है, उतना तो नहीं बट थोड़ा सा राहत हमें महसूस होती है। इसलिए और छाते का प्रयोग किया जाता है जब धूप से बाहर निकलते हैं, ज्यादा अगर गर्मी पड़ रही हो तो। नेक्स्ट है सर्दी और गर्मियों में हमारे पहनने वाले वस्त्र। तो अगर हम बात करें सर्दी और गर्मी की, तो इसमें भी हम अलग अलग वस्त्र को पहनना ज्यादा उचित होता है और हम पहनते भी है, और इससे का कारण भी उष्मा ही है। इसमें क्या होता है कि अगर हम गहरे या फिर गहरे या फिर जो काला रंग होता है, तो उस कलर का अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो उससे क्या होता है कि वो अधिक उष्मा अवशोषित करता है। इसलिए अगर हम बात करें सर्दियों में तो गहरे
रंग का जो वस्त्र होता है वो हमें सुखद पहुंचाता है, हमें सुखद लगता है जब हम गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। और हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं उसमें विकिरणों को अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदेह होता है। मीन्स की अगर हम बात करें तो सर्दियों के समय क्या होता है कि जो भी या फिर गर्मी के समय अगर हम वस्त्र की बात करें तो जो हरे रंग के वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, उष्मा को अवशोषित करते हैं, जिससे और गर्मी होने लगता है। तो हम अगर गर्मी के दिन में उस टाइप का वस्त्र पहने, जैसे काले हो गए, भूरे हो गए, ज्यादा गहरे कलर के कपड़े हो गए, तो उसको अगर हम पहनते हैं तो क्या होता है, उष्मा को बहुत ज्यादा अवशोषित करेगा, जिससे गर्मी और ज्यादा लगेगी। वही अगर हम बात करें उसको हम ठंडे में पहन सकते हैं। और वही अगर हम बात करें जो सफेद कपड़ा हो गया, जो हल्के कपड़े हो गए, वो क्या करते हैं, उष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, जिससे गर्मियों के दिन में जब हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं तो हमें आरामदेह हमें मिलता है, ताकि क्या हो कि गर्मी ना लगे। और साथ ही क्या होता है कि हमें उससे राहत मिलती है, उस गर्मी से। हम अपने घरों को ठंडा व गर्म रखने के लिए कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसा भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी अथवा सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी जो दीवार है यदि ऐसा बना दिया जाए जिससे कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध होता है। जिससे क्या होता है कि जो भी गर्म वायु बाहर निकलते रहती है, ठंडी वायु अंदर आती रहती है, तो इसलिए उस तरीका से घर बनाया जाता है जिससे क्या हो कि वो ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी का असर ना पड़े। नेक्स्ट है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। तो अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन उष्मा रोधी होती है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, ट्रैप रहती है। ठीक है, यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंड परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आप एक मोटी कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में किसी एक को चुनाव करना होगा, तो आप किसे चुनेंगे? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में जो वायु की परत होती है, वो एक परत जो होती है वो विद्यमान होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसी टाइप का कंबल का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि वायु फंसा रहे, जिससे हमें सर्दी का एहसास कम हो। नेक्स्ट है, ये लास्ट ही टॉपिक है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपने स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। हम सदैव उस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि हम अगर टच कर रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, तो उसका मतलब उसका तापमान कम ही हो। कभी कभी वो जो हमारी स्पर्श इंद्रिय है वो भी कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट है, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। नेक्स्ट है, तापमापी एक युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। यह है चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट है, ठोसों में प्राय उष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव एवं गैसों में उष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे उष्मा चालक कहते हैं, और जो अपने से होकर आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं उष्मा को, उसको उष्मा चालक कहते हैं। नेक्स्ट है, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन उष्मारोधी होती है तथा इसके रेशों के बीच वायु ट्रैप होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम समझते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ये जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। तो समानताएं क्या है कि दोनों क्या होती है, तापमान मापने के काम आते हैं। दोनों में पारे का प्रयोग होता है, दोनों में सेल्सियस स्केल का उपयोग होता है। अंतर क्या है कि
जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो क्या करता है, वो मानव शरीर का तापमान मापता है, और प्रयोगशाला जो तापमापी होता है वो प्रयोगशाला में जो वस्तुओं का तापमान होता है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका परिसर की बात करें, इसका रेंज की बात करें तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो होता है रेंज वो 35 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और प्रयोगशाला तापमापी का कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद है, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखना है। तो ऊष्मा चालक क्या होता है, जो कि अपने से होकर ऊष्मा को स्थानांतरित करने दे, ऊष्मा पास होने दे, तो उसका ऊष्मा चालक बोलते हैं, और जो नहीं पास होने दे उसको ऊष्मा रोधी बोलते हैं। ऊष्मा चालक का क्या हो जाएगा, तो ऊष्मा चालक हो जाएगा तांबा, फिर हो जाएगा उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्मारोधी की अगर हम बात करें तो ऊष्मारोधी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, उसके अलावा प्लास्टिक भी होता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो मतलब इसमें रिक्त स्थान है तो तापमान द्वारा प्राप्त हो सकती है ना। नेक्स्ट है कि उबलते हुए पानी का ताप यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं, इसमें रिक्त स्थान दिया है, इसमें भरना है, मतलब कि किस तापमान से नहीं मापा जा सकता है, तो डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उससे जो डॉक्टरी तापमापी होता है उससे मापा नहीं जा सकता, नहीं तो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताप को डिग्री, और यहाँ पे और रिक्त स्थान है उसमें है सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद है बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान है तो विकिरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टील के एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पे रिक्त स्थान है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चालन द्वारा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गहरे हो जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें पहला जो कॉलम है वो है, और कॉलम 2 है। यहाँ पे कॉलम 1 में है, ए में है कि थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने के समय और हल्के रंग के पसंद करने का समय। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि थल समीर के बहने का समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो थल समीर का बहता है, रात में बहता है, ठीक है। समुद्र समीर के बहने का समय तो दिन का समय होता है। गहरे रंग के वस्त्र जो होते हैं या फिर कपड़े होते हैं पसंद करने का समय क्या होता है, सर्दी होता है, और हल्के रंग के गर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा कि वस्त्रों की कई परतों के बीच वायु जो होती है फंसी रहती है। वायु उष्मा का क्या होता है, चालक होता है, जो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर के ठंडे वातावरण में जाने से रोक देता है, इसलिए यह मोटे वस्त्र की तुलना में उसकी मोटाई का कई परतों वाला जो वस्त्र होता है हमें अधिक गर्म रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या है कि चित्र है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, अंकित कीजिए कि कहाँ चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो बर्नर है उसकी आग से बर्तन के जो पेंदे हैं यहाँ पे, और फिर हैंडल तक पहुंचने का जो ऊष्मा, जो हैंडल तक पहुंचने वाली जो ऊष्मा है उसको हम क्या बोलेंगे, चालन बोलेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है संवहन क्या हो जाएगा, तो बर्तन के अंदर के जो पानी में यहाँ पे क्या है, अंदर का जो पानी है, जहाँ गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी जो होता है नीचे आ जाता है, मीन्स कि उबलने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संवहन। विकिरण क्या हो जाएगा, तो बर्नर की आग से बिना किसी संपर्क के चारों ओर महसूस होने वाली जो गर्मी होती है, यहाँ पे वायु जो होती है इसके आसपास की वो क्या होती है, ये गर्म हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन की गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए क्यों। तो हमने जैसा कि अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि हल्के जो रंग होते हैं, फिर जो सफेद रंग होते हैं, वो ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। वे अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश और ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे दीवारें कम गर्म होती है। यही कारण है कि गर्म जलवायु वाले स्थानों पर घरों को ठंडा रखने के लिए दीवारों को सफेद पेंट किया जाता है। नेक्स्ट है कि 30 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 लीटर जल को 50 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाए। मिश्रण का ताप होगा 80 डिग्री, मतलब इसको ऑप्शन दिया है उसमें सही लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 डिग्री, फिर 50 से अधिक लेकिन 80 से कम 20 डिग्री, 30 तथा 50 के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से 50 के बीच में ही होगा। क्यों कि जब हम अलग अलग तापमान वाली दो चीजों को मिलाते हैं तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक बहती है जब तक कि इन दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। इसलिए मिश्रण का तापमान हमेशा सबसे कम और सबसे अधिक तापमान के बीच ही रहेगा, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं होगा। नेक्स्ट है कि 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली की को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होती है। पहला ऑप्शन है कि लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की ओर गोली की ओर स्थानांतरित होगी। सी ऑप्शन है कि जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी और दोनों के तापमान में वृद्धि कर देगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ख, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। क्यों, क्योंकि उसमें केवल तभी प्रवाहित होती है जब दो वस्तुओं के तापमान में अंतर हो। क्योंकि लोहे की गोली और जल दोनों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस में सेम ही है, तो इससे क्या होगा कि इनके बीच कोई ऊष्मा का स्थानांतरण ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें कोई ऊष्मा का स्थानांतरण ही नहीं होगा, क्योंकि या तो गर्म एक वस्तु जो है वो गर्म होनी चाहिए, एक ठंडी होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा कि वो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट है कि लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा सिरा जो है वो क्या होगा। तो इसमें है ऑप्शन में कि ठंडा के कारण चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विदरण के द्वारा कारण क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ठंडा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। जब ऊष्मा या फिर ठंडा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होने देती, इसलिए जो चम्मच होता है उसका दूसरा सिरा क्या होता है, ठंडा नहीं होता। मीन्स कहने का मतलब कि लकड़ी का चम्मच होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है और इसलिए क्या होता है वो ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील जो होती है, मीन्स स्टेनलेस इस्पात, इसको स्टील भी बोलते हैं, कि लकड़ी कढ़ाई में पहले कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले है इसमें कि तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की उपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टेनलेस इस्पात की उपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर मीन्स स्टेनलेस इस्पात जो होता है उसकी उपेक्षा में तांबा जो होता है उसमें का अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम फिर तांबा का ही प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए नहीं करते क्योंकि तांबा जो होता है महंगा मिलता है स्टील के कंपेरिजन में, इसलिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। और नीचे यहाँ पे क्या किया जाता है, तांबा का उपयोग कर दिया जाता है, जिससे वो गर्म हो जाए जल्दी और काम भी हो जाए, उतना पैसा भी ना लगे, मतलब उतना महंगा भी ना हो। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।